Ignited Minds Tutorials has recently launched an educational video series on the topic of microorganisms. Friend and Foe specifically designed for Class 8 CBSE science students, the series aims to provide a comprehensive understanding of microorganisms, highlighting their significance as both beneficial allies and potential threats. The videos delve into the various types of microorganisms, including bacteria, viruses, fungi, and protozoa, elucidating their roles in nature, agriculture, and medicine. Students will also gain insight into the harmful effects of certain microorganisms on human health and the environment, as well as the measures to prevent their spread. Furthermore, the series explores the concept of beneficial microorganisms, emphasizing their crucial contributions to processes such as fermentation, decomposition, and nitrogen fixation. Students will learn about the role of microorganisms in food production, waste management, and bioremediation, thereby cultivating a holistic understanding of their positive impact on society. By watching these educational videos, students will not only enhance their knowledge of microorganisms, but also develop a greater appreciation for the intricate balance between friend and foe in the microbial world. With engaging visuals and clear explanations, the series is a valuable resource for students to broaden their scientific understanding and ignite their curiosity about the fascinating realm of microorganisms. Yesterday, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर बेसिकली सपोर्टिव, ठीक है। हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं, जैसे आपने देखा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से हमारा क्या बनता है, मेडिसिन बनता है, ठीक है। आपके ईस्ट से आपके बहुत सारे फूड्स बनते हैं, जैसे आपका इडली, ठीक है, जलेबी, ये सब बनता है, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है, तो ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाए। बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, जिनसे आपके डिजीजेज होते हैं, ठीक है। सो आपने कल देखा कि बैक्टीरिया और वायरसेस, दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने डील किए हैं, ठीक है। आपने देखा डिजीजेज हैं कुछ, क्या क्या डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल्स क्या हैं, ये देखो, हाँ नहीं, मैं बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जांपल, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये आपके बैक्टीरियल डिजीजेस के इंपैक्ट हो गए। वायरल डिजीजेस, कोल्ड, कॉफ, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ये सब आपके वायरल डिजीजेस हो गए, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके, टेकिंग दिस फर्दर पीपल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो अभी हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा फ्रेंड है। चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फ्रेंड फॉर अस, व्हिच मींस दैट दे आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आपका यहां पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स व्हाट, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, लेट्स सी पीपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, सो ऑब्वियसली दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। आप मशरूम्स खाते हैं, दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ फंगाई, ठीक है। आपका जो बटर बनता है वो दूध के फर्मेंटेशन से बनता है। Here also you will have microorganisms playing an important role. Bread आपका ईस्ट बनता है, ईस्ट जो होता है वो आपका वो ब्रेड बनाता है, ठीक है। सो आपका जो बहुत सारे मेडिसिन होते हैं दे आर मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कर्ड जो आपका बनता है वो भी बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो दीज आर हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which bring about certain changes in the food that you consume. So it makes the food more nutritious and it makes the food more tasty as well, ठीक है। The food that you consume in different formats has an important role by microorganisms to play to change their taste or to change their value of nutrition, ठीक है। Okay, so let's look at this, ठीक है। Some of the beneficial in many ways, तो बहुत सारे microorganisms, जैसे कर्ड जो बनता है, ठीक है। कर्ड कैसे बनता है भाई साहब, आपके कर्ड बनता है, आपने दूध में आपका थोड़ा सा जामुन लगा दिया, थोड़ा सा दही डालते हैं आप, ठीक है, तो वो पूरा दही बन जाता है। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। द मोमेंट यू बेसिकली, तो दही में ऑलरेडी ये होता है ना। सो कर्ड में ऑलरेडी ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जब आप थोड़ा सा दही दूध में डाल देते हैं तो कुछ ही घंटों में पूरा दूध जो है वो दही हो जाएगा, ठीक है। इट विल बेसिकली टर्न इनटू कर्ड।
बिकॉज ये फटाफट फैल जाता है, ठीक है, इट गेट्स एन ऑप्टिमम कंडीशन एंड इट स्टार्ट्स टू स्प्रेड आउट, तो पूरा जो दूध है वो दही बन जाएगा। तो आप जो कंज्यूम कर रहे हो, यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग बैक्टीरियाज, उस दूध में बैक्टीरियाज हैं, लेकिन दीज आर नॉट बैक्टीरियाज विच आर गोइंग टू हार्म योर हेल्थ, ठीक है, दीज आर यूजफुल बैक्टीरियाज विच कैन गो इनटू योर सिस्टम एंड मेक इट हेल्पफुल फॉर योर सिस्टम, ठीक है। तो ये एक हो गया बेनिफिशियल इन मेनी वेज। आपके बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, जैसे देखो ब्रेड क्या होता है भाई साहब, आप फ्लावर जो आटा होता है उसमें आपने ईस्ट को मिक्स किया है और ईस्ट को मिक्स करके आप उसको बेक कर रहे हैं, तो आपका भाई साहब इस तरीके का ब्रेड का फ्लेवर बढ़ता है, ठीक है, और साइज भी। ओके, दीज आर नोन एज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which when added to food cause some kind of changes in terms of fermentation which increases the flavor as well as nutrition value। तो यहाँ पे फूड का फ्लेवर भी बढ़ता है और फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। These microorganisms increase the flavor of the food as well as its nutrition value। Okay, let's go ahead people, ठीक है। Whereas some are others are harmful and cause diseases। तो कुछ हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे आपके फूड को खराब करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने किसी फ्रूट को रख दिया है बाहर, कुछ दिनों बाद वो अपने आप सड़ने लगेगा। सो दे आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एयर विच विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय इट। चिकन पॉक्स, ठीक है, ये आपका एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस से कॉज होता है, ठीक है। सो आपके बहुत सारे ऐसे और बहुत सारी चीजें, जैसे आप अगर देखोगे लेदर की चीजें, अभी बरसात आने वाली है, ठीक है, बरसात में मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट होता है, आप देखोगे बेल्ट में, पर्स में, जूतों में एक वाइट डिपॉजिट सा होने लगता है, जो लेदर से बनी हुई चीजें हैं, बैग्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ लेदर, यू विल सी अ वाइट डिपॉजिट ऑन देम। ये वाइट डिपॉजिट बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सो आपके बहुत सारा नुकसान भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दे आर हार्मफुल एंड दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेस। They are harmful microorganisms। तो आप इसको क्या बोलेंगे, foe। These are known as foe। तो friend and foe, microorganisms as friend and microorganisms as foe, ठीक है। ओके, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो जाएंगे बोलो। What are the friendly microorganisms? Microorganisms that are used for various purposes। अलग अलग पर्पसेस के लिए जिन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, सो दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। दूध से जो दही का बनना होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली, ठीक है, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ये आपके बैक्टीरियाज होते हैं। तो दूध से कर्ड बनने का प्रोसेस क्या है, आपके एक पतीले में आपने गर्म दूध रखा, उसमें आपने थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल दिया, अगले 4-5 घंटों में वो पूरा दूध जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ठीक है। सो हाउ इज इट हैपनिंग, the curd has a certain type of bacteria known as Lactobacillus acidophilus। Now when this bacteria gets the optimum conditions मतलब सही conditions इसको मिलते हैं, तो ये फटाफट फैलने लगता है। बैक्टीरियाज जो है फटाफट फैलते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा होता जाएगा, ठीक है। तो ये फटाफट फैलेंगे और पूरे दूध को वो लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, they will get it converted into curd। So is it a harmful bacteria or a friendly bacteria for us people? फ्रेंडली बैक्टीरिया। आप दही खाते हैं, ठीक है, स्पेशली गर्मी के मौसम में दही खाना ही चाहिए, इट कीप्स योर सिस्टम कूल, ठीक है। सो ये आपके अंदर जाकर कोई हार्म कॉज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो ब्रेड, देखो ब्रेड में क्या होता है, आप फ्लावर लेते हैं, आटा लेते हैं, ठीक है, उस आटे में थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, ईस्ट, फिर उसको गूंथते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको बेक करते हैं, माइक्रोवेव में या किसी में बेक करते हैं, तो उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। इट बेसिकली इंक्रीजेस इन साइज, उसका फ्लेवर भी बढ़ता है, क्योंकि आपने इसमें क्या ऐड किया हुआ है, ईस्ट। और ईस्ट क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा। ईस्ट भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच विल इंक्रीज द साइज एज वेल एज द फ्लेवर ऑफ द फूड, ठीक है। तो वो छोटा सा जो आटे का गुठली था वो अभी बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसमें साइज भी बढ़ेगा और फ्लेवर भी बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ईस्ट बाय एडिशन ऑफ ईस्ट। एंड केक भी अगर आप देखोगे तो क्या है, केक में आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और प्लस ईस्ट भी डालते हैं, तो इससे होता क्या है, वो जब बेक करते हैं तो वो आपका साइज में बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। सो कर्ड का बनना या ब्रेड का बनना या केक का बनना, ऑल दीज आर इफेक्ट्स ऑफ एडिंग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द फूड स्टफ, ठीक है, विच विल इंक्रीज द साइज, द न्यूट्रिशन वैल्यू एज वेल एज द फ्लेवर ऑफ द फूड स्टफ, ठीक है। ओके,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। हमारे दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री और सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है अल्कोहल का, ठीक है। मतलब हर एक कंट्री में गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है अल्कोहल इंडस्ट्री, ठीक है। आप देखोगे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है अल्कोहल पे, क्योंकि उसके लिए बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है और हर बार अल्कोहल के प्राइसेस राइज होते हैं। तो अल्कोहल बेसिकली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन कंज्यूम्स अल्कोहल इन सम फॉर्मेट ऑफ द अदर। तो अल्कोहल होता क्या है, हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में भी फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। आप देखोगे जितना ज्यादा पुराना होगा अल्कोहल उतनी उसकी कीमत होगी, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे 10 साल पुराना अल्कोहल है, 20 साल पुराना अल्कोहल है, 50 साल पुराना अल्कोहल है। इसका मतलब क्या है, उतने सालों तक उसको प्रिजर्व रखा गया है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वो उतना ही आपका कीमती भी होगा। इट विल बी दैट मच कॉस्टलियर एज वेल, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। तो आपने देखा जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, क्या क्या, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। प्लस अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। प्लस यहाँ पे क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। हाउ, ठीक है, क्योंकि क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। देखो हमारा जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट पीपल, एनीवन? Dead plants, okay, that is one format of organic waste. What else? Vegetable peels। आप जो भाई साहब घर में सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट पील्स, ठीक है, फ्रूट के जो छिलके होते हैं। What else? एनिमल डंग, हमारा एनिमल वेस्ट, ठीक है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, एनिमल डंग। What else? क्या आपके घर में जो खाना बनता है वो ऑब्वियसली सब लोग खा लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी फूड वेस्टेज होता है भाई साहब, होटल्स में होता है। आपके घर में ना हो तो कम से कम होटल्स में होता है। तो फूड जो वेस्टेज होता है वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ठीक है। ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। सो व्हेन यू डंप दीज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द सॉइल, ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस पे काम करके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी फर्टिलाइजर को अपन क्या बोलते हैं, मैन्योर, ठीक है। और इस मैन्योर से जिस टाइप की फार्मिंग आप करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर आप नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट को इसमें डंप करोगे तो ये नहीं कर पाएंगे, बट ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर आप जमीन पे डंप करोगे तो देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच विल कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, एंड दिस मैन्योर इज प्राइमरली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ओके, सो दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। व्हाट एल्स पीपल? तो ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस, मतलब हमारा वेस्ट, हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है। व्हाट एल्स कुड बी देयर, ठीक है, व्हाट एल्स कुड बी देयर, फूड वेस्ट है ना भाई साहब, फूड वेस्ट, वेजिटेबल पील्स और आपके फ्रूट पील्स, है ना, फ्रूट पील्स। व्हाट एल्स, dead plants and animals, dead plants as well as animals, dead animals, ठीक है, dead plants and animals, ये सारा जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। all these are basically organic waste. So all these things that you see, they are organic waste, and microorganisms basically clean up the environment, ठीक है। okay are broken down by bacteria into harmless and usable substances। तो ये सारे जितने भी हैं, some microorganisms act on them to break down, ठीक है, to break them down and make them harmless and usable substances। usable substances मतलब क्या हो जाएगा, आपका मैन्योर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मैन्योर, मतलब ये आपका हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप उबासी पे उबासी ली जा रही है। खैर, हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? फैक्ट्रीज में बनती हैं और उसमें केमिकल होते हैं, तो वो गर्म रहते हैं, तो क्या होगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो जमीन की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सो प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्चुअली रूइंस द सॉइल, ठीक है। बहुत सालों से अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया है तो इट विल रूइन द सॉइल, ठीक है।
तो हम यहाँ पे इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग मैन्योर यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन मैन्योर यूज कर रहे हैं, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल टू द सॉइल, दे डू नॉट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, ओके। सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। सो दीज बैक्टीरियाज विल एक्ट ऑन दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड दीज थिंग्स विल बी रिलीज्ड इनटू द सॉइल व्हिच विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। बैक्टीरियाज का यूज अभी किसी मेडिसिन में होता है। मेनी बैक्टीरियाज आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय आपके मेडिसिन, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बहुत सारे आपके रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे आपका लेग्यूमिनियस प्लांट्स में एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है, देखो ऐसे रूट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली रूट्स, प्लांट के रूट्स होते हैं, ठीक है, और इन रूट के नोड्यूल्स में होते हैं, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में ऐसे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। देखो हमारे बॉडी में मसल्स के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाती है आपका अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स बेसिकली कहाँ से बनते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन से बनता है अमीनो एसिड्स, और इस अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सो नाइट्रोजन से बनते हैं हमारे अमीनो एसिड्स, और इन अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो हमारे एनवायरनमेंट में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, अप्रोक्सीमेटली 78% हमारा नाइट्रोजन है। लेकिन कैन वी अब्सॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट? नो, नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स आर एक्चुअली केपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग दिस नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को अपन अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इनकेपेबल, ठीक है। ऑल्दो नाइट्रोजन इज टू अ ट्यून ऑफ 78% इन द एनवायरनमेंट, but we do not have the capacity or potential to absorb this nitrogen and get it converted into nitrates or amino acids or proteins. So यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, they have the capacity of absorbing this nitrogen from the atmosphere and getting it converted into nitrates. और जब ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो खेतीबाड़ी में बोला जाता है ना कि जब आप किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसका सॉइल को मुलायम रखिए, है ना, सॉइल को थोड़ा सा मुलायम रखिए, ठोस मत रखिए। क्यों? ताकि इस सॉइल में से नाइट्रोजन को ये बैक्टीरियाज अब्जॉर्ब कर पाएं, ठीक है, सो दैट दे कैन अब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स। These soluble nitrates will eventually be converted into amino acids and then amino acids will get converted into proteins. आप पालक खाते हो, बोला जाता है ना पालक खाया करो, प्रोटीन है काफ़ी, तो पालक खाया करो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि पालक बेसिकली एक लेग्यूमिनियस प्लांट है और पालक के रूट्स में ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये रूट्स। तो इसके लिए पालक के रूट्स में जो लेग्यूमिनियस प्लांट में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो ये जो पालक है इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। यू गेट अ लॉट ऑफ प्रोटीन क्योंकि ये लेग्यूमिनियस बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। पालक, मटर, ऐसे चीज़ें जो हैं वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के उपजा, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। So these are basically absorbing the nitrogen and getting it converted into proteins. So they have a good amount of proteins in them. When you consume them, the content of protein in your body increases. ठीक है, आपके बॉडी में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ता है, ठीक है। Are we clear as to what is this? ठीक है। So it increases the soil fertility by fixing nitrogen. आप देखोगे, समझ लो, फार्मिंग में ऐसा बोला जाता है कि लेट्स से ये एक फार्म है और यहाँ पे पालक आपने उगाया है, ठीक है। अभी पालक की कटिंग कर ली है आपने, उसके जो रूट्स हैं उसको आप नहीं उखाड़ते हैं, उसको आप रहने देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उन रूट्स में क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, और राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली नाइट्रेट्स को ऑब्जॉर्ब करेगा, तो सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए किसानों को ये एडवाइस दिया जाता है कि रेगुलर इंटरवल्स में वो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को ग्रो करें, क्योंकि अगर वो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया का कंटेंट बढ़ेगा, और राइजोबियम बैक्टीरिया का कंटेंट बढ़ेगा तो नाइट्रेट्स का कंटेंट बढ़ेगा, अमीनो एसिड्स का कंटेंट बढ़ेगा और प्रोटीन्स का कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है। सो दे आर एडवाइज दैट पीरियोडिकली दे शुड बी कल्टिवेटिंग लेग्यूमिनियस प्लांट्स. These leguminous plants will actually help in absorbing the nitrogen from the atmosphere. ठीक है, okay. So in agriculture they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen.
तो फिक्सिंग नाइट्रोजन, ओके। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड में होते हैं जो दही बनाते हैं हम, ठीक है। ऑफ दीज द बैक्टीरियम, तब मैं जैसे मैंने आपको बोला लैक्टोबैसिलस, ठीक है, प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, ये लिख लीजिए नाम, ठीक है। कर्ड जो दूध से दही बनता है, इट इज ड्यू टू बेसिकली द बैक्टीरियम, ये एक टाइप का बैक्टीरियम है और ये हमारा एक फ्रेंडली बैक्टीरियम है। दिस इज बेसिकली अ फ्रेंडली बैक्टीरिया, ठीक है। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस इज द वन व्हिच बेसिकली प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, ओके। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, ये फटाफट मिल्क में मल्टीप्लाई होने लगता है, ठीक है। ये जो लैक्टोबैसिलस है इट मल्टीप्लाइज, इसको भी लिख लीजिए, मल्टीप्लाइज मतलब ये फटाफट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा होता रहेगा, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। Done? Okay. So lactobacillus is basically the microorganism which is present in curd, and if you when you basically mix this curd with milk, this bacteria multiplies and it gets the entire milk converted into curd. ठीक है? Okay. Bacteria are also involved in the making of क्या क्या है भाई साहब, चीज, ठीक है, पिकल्स, अचार बनने में, and many other food items, ठीक है, चीज। Okay, so many food items will actually contain bacteria. Many of these food items will, yeast reproduces, देखो ये yeast है देखो, और ये actually आपने एक माइक्रोस्कोप से देखा है इसको, yeast कैसे देखो रिप्रोड्यूस कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से भाई साहब 6, 8 ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ये मतलब विद इन सेकेंड्स बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ पिक्चर टेकन फ्रॉम माइक्रोस्कोप इन विच इट इज शोन एज टू हाउ द yeast that you are mixing with food products actually multiplies, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, ये आपका ईस्ट है, ठीक है। सो ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है उसमें काफी सारे होल्स होते हैं ना, ये होल्स कैसे होते हैं, ये होल्स, ये जो ब्रेड है बेसिकली, इस ब्रेड में या केक में जो आपको होल्स दिखते हैं, हाउ आर दीज होल्स फॉर्म, दीज होल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है, फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ईस्ट व्हेन एडेड टू फूड आइटम्स बेसिकली रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस में, आप भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ईस्ट भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और इससे फूड आइटम का साइज बढ़ जाता है, केक का साइज, ब्रेड का साइज, ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहां पे होल्स क्रिएट होते हैं, और ये जो होल्स हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, ठीक है, और ईस्ट भी फटाफट मल्टीप्लाई होता है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड वेरी सून। ऑप्टिमम कंडीशंस, ऑक्सीजन भी नहीं, ईस्ट एक ओके देखो, ये आप जो सवाल पूछ रहे हो ये आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये आप जो सवाल पूछ रहे हो ये एक्चुअली रेस्पिरेशन में चला जाता है। हाल फिलहाल इतना जानना काफ़ी है आपके लिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि ईस्ट क्या ऑक्सीजन ले रहा है, नहीं, ईस्ट ऑक्सीजन नहीं लेगा, बिकॉज ईस्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारे दो चीज़ की रेस्पिरेशन होती है, हमारे दो टाइप की रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। लेट्स से ये ऑल्दो व्हाट यू हैव आस्क्ड इज अ लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आपका जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एरोबिक
ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो अपन सभी कर रहे हैं, वी ऑल नीड दिस, ठीक है। और एक होता है आपका अनएरोबिक, अनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, इट डजंट नीड ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता क्या है, आपको लगता है कि रेस्पिरेशन इज बेसिकली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन इज नॉट अबाउट ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है, एनीवन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन। ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है? जैसे देखो, आपके गाड़ी में फ्यूल है, आप उसको इग्नाइट करते हो फ्यूल, तो गाड़ी चलेगी, है ना। तो यहां पे क्या बर्न हो रहा है? फ्यूल बर्न हो रहा है। आपके बॉडी में भी एक फ्यूल है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो आप खाना खाते हैं, ठीक है, उससे बनता है ग्लूकोज। तो ये C6H12O6 है, ये आपका हो गया ग्लूकोज, ये आपका फ्यूल है। ये जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे बर्न आउट होता है, ठीक है, मतलब अभी इसका बर्निंग प्रोसेस चालू हो गया, ठीक है। तो 6O2 ये क्या बनाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, ATP एनर्जी, ATP एनर्जी ये फॉर्म होगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ये जो ग्लूकोज है, इसका बर्निंग आउट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन रिलीज करते हैं, वाटर, और ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। दिस इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट रेस्पिरेशन नहीं है। सो हम ज्यादा करके सोच रहे हैं कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हमारा बॉडी हर समय कर रहा है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन आपने लिया है, ये ब्रीदिंग इन प्रोसेस में आपके अंदर आता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये ब्रीदिंग आउट प्रोसेस में जाता है। तो ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज नॉट द एंटायर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द बर्निंग और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। और यही एनर्जी आपके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज में यूज होता है, ठीक है। ओके, क्या हमारे अंदर भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है? तो द आंसर इज यस, एट सर्टेन टाइम्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारा बॉडी नॉर्मल है, देखो हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम सांस ले रहे हैं। आपको अगर बोला जाए कि कोई स्पोर्ट्स में आप जाइए, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ रहे हैं आप, तो क्या आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी? यू आर परफॉर्मिंग अ फिजिकल एक्सरसाइज, यू आर रनिंग, यू आर बेसिकली वॉकिंग वेरी ब्रिस्कली, तो आपका भाई साहब बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बॉडी ये एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करेगा? तो आप देखोगे आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है ना। व्हेन यू आर रनिंग, योर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, आप हाँफने लगते हैं, क्योंकि बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है भाई साहब एनर्जी का। फिर भी बॉडी उसको पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका ब्रीदिंग रेट अचानक बढ़ जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपको इंक्रीज नहीं करना पड़ता है, इट विल इंक्रीज ऑन इट्स ओन, ठीक है। विच मीन्स दैट आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, अब एनर्जी रिक्वायरमेंट का प्रोसेस बढ़ेगा, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपके मसल के सेल्स में, ठीक है, मसल सेल्स में आपका प्रोड्यूस होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपके जितने भी मसल्स हैं जो मूवमेंट में नेसेसरी है उस स्पोर्ट को खेलने के लिए, वहां पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाएगी, और इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एटीपी प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि इसमें एटीपी या एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, प्लस एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, एसिड भी प्रोड्यूस होगा। इसीलिए देखो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं ना, तो आपके ट्रेनर्स बोलेंगे, अगर वो वाकई में सर्टिफाइड ट्रेनर होगा तो, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज, आप जिम वगैरह भी अगर करते होंगे तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपके मसल्स में आपका देखो, अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, अनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और ये लैक्टिक एसिड मसल के जोड़ों में कलेक्ट होने लगेगा, और कोई भी एसिड का जमा होना क्या होगा, वहाँ के हड्डियों को वो इम्पैक्ट करेगा, मसल्स में फटीग प्रोड्यूस करेगा, पेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसीलिए स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है, ताकि वो लैक्टिक एसिड पूरा फैल जाए, उन जोड़ों में कलेक्ट ना हो। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में स्पोर्ट्स करा है, लेकिन वो क्या करते थे, स्ट्रेचिंग नहीं करते थे। आज की तारीख में जब उनकी उम्र हो जाती है, मतलब 50 पे, वो बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है, वो पैर को मोड़ नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जब स्पोर्ट्स किया था तब स्ट्रेचिंग नहीं की थी, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, लैक्टिक एसिड उनके जोड़ों में
जमा होता रहा और ये धीरे 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 उनके मसल्स को और बोन्स को वीक करता रहा। तो लैक्टिक एसिड का पूरे बॉडी में फैल जाना, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड पूरे बॉडी में फैल जाता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जैसे ही आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपके बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। और इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इस लैक्टिक एसिड का पूरे बॉडी में अगर फैल जाएगा तो वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। एक जगह इकट्ठा नहीं होगा तो मतलब उस मसल को या उस बोन को, उस एरिया के बोन को डिग्रेड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो मैं आपको ये, ऑल्दो दिस इज अ लिटिल आउट ऑफ टॉपिक बट सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन सो आई एम रिप्लाइंग इट। ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि भाई साहब ईस्ट जो है, ठीक है, ईस्ट क्या ऑक्सीजन लेता है? तो आंसर इज नो, ऑक्सीजन नहीं लेता है। ईस्ट में जो जिस टाइप का रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट विल नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। और ईस्ट का, जैसे हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? लैक्टिक एसिड। और ईस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? ईस्ट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 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 आपका इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, ये प्रोड्यूस करेगा। ईस्ट ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। आपको ब्रेड में एक टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट आता है आपका थोड़ा बहुत इथाइल अल्कोहल जो ईस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ईस्ट विल प्रोड्यूस अ लिटिल अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे मसल्स में जो सेल्स हैं वो भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उस अनएरोबिक रेस्पिरेशन के चलते क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहां पे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और प्लस क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लैक्टिक एसिड। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई मामला है ही नहीं, वहां पे हमेशा अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? और ईस्ट भाई साहब फटाफट मल्टीप्लाई होगा। आपने ईस्ट का पैकेट देखा है? आप कहीं भी किसी भी मतलब ये आपका डीमार्ट वगैरह में चले जाएंगे ना तो ईस्ट का पैकेट मिलता है, ऐसा ग्रीन तरीके का होता है। ठीक है, उसी चीज को आप भाई साहब फूड में डाल देते हैं, ऐसा पाउडर टाइप का होता है। ठीक है, कस्तूरी मेथी देखिए आपने, कस्तूरी मेथी उस टाइप का होता है, उसको आप चुरमुरा करके इसमें डाल देंगे और उसको जैसे समझ लो तो वो ईस्ट अभी आप धीरे धीरे अपना काम चालू कर देगा। ठीक है, और जब वो अपना काम चालू करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? आपका इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इथाइल अल्कोहल जो है फूड का फ्लेवर बढ़ाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फूड का साइज बढ़ाता है, फूड फूलने लगता है। आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स कैसे बने? किसने बनाया इसे? ये होल्स बने आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ये होल्स बनाता जा रहा है और ब्रेड या केक के साइज को बढ़ाता जा रहा है। तो वो उतने टुन्नू सा आटे के गोले से बनाए वो, लेकिन वो बढ़ के साइज इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से? क्योंकि आपने उसमें ईस्ट ऐड किया था, उसके फर्मेंटेशन से ये कार्बन डाइऑक्साइड आया है जिसने साइज को बढ़ा दिया है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस? ये आपका आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था बट फिर भी ठीक है, इसको आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे ये रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अरे यार कहां थे भाई साहब अपन? तो ईस्ट का देखो ये आपके माइक्रोस्कोप से इस पिक्चर को लिया गया है, इस वीडियो को एक माइक्रोस्कोप से लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये फटाफट विद इन सेकेंड्स इट विल डिवाइड, फट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा भाई साहब। ठीक है, और जितना ये बढ़ेगा उतना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, उतना आपका अल्कोहल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ओके। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, ठीक है, रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, मतलब पट 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 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा होता जाएगा। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसको लिख लीजिए, लिखा होगा अगर आपने तो ठीक है, वरना लिख लीजिए इसको। ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यहां पे ईस्ट में किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इट इज ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। हो गया? डन डन डन। ओके। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज वॉल्यूम। देखो ये आटा है, देखो आटा का गुठली है, इसमें आपने ईस्ट डाला हुआ है। ठीक है, अब इसको आपने कवर कर दिया है तो अभी क्या होगा? ये फर्मेंटेशन होने लगेगा, ऐसे पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगा। ठीक है, सो ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ द गैस फिल्ड विद द डो एंड इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। तो आपको देखो ये छोटा सा आटा का टुकड़ा था, ये धीरे 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 बड़ा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। आपने इसमें ईस्ट मिला दिया है। डो मतलब आटा का गुठली, ठीक है, जो आटा आप गोदते हैं ना, तो ये आटे का गुठली हो गया, इसमें आपने ईस्ट मिला के रखा है। कुछ ही देर में अपने आप ये इसका साइज बढ़ता रहेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है,
तो ये भाई साहब इसका साइज बढ़ाता रहेगा, इट विल इंक्रीज इट्स साइज। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। सो बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। आपका बेकिंग इंडस्ट्री में जो लोग पाव बनाते हैं, केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वो लोग ईस्ट को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिस ऑफ, तो ये देखो बहुत बड़े पैमाने पे जो पाव बन रहा है वो बेसिकली छोटे छोटे आटे के गुटलों से बना हुआ है, और इसमें आपका क्या हो रहा है, ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो ईस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, ओके। ब्रेड्स बनते हैं आपके, ठीक है, ब्रेड्स, व्हाट एल्स, आपके भाई साहब पेस्ट्रीज बनती हैं, और क्या बन सकता है बोलो, केक्स। ठीक है, वी आर बेसिकली केक्स बनते हैं आपके। ठीक है, और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये आपके साथ बेकिंग इंडस्ट्री में आपके पेस्ट्रीज का बनना, केक का बनना, ब्रेड का बनना, ये सारा आपका ईस्ट के प्रोसेस से होता है। इन सब में ईस्ट को मिलाया जाता है, और ईस्ट क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपका साइज जो है तो बढ़ता जाता है। ठीक है, वही चीज जो है तो आपकी बढ़ जाती है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अपने आज आपने देखा कि अभी तक जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हम कर रहे हैं, दे आर बेसिकली होम, आपके घर में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं, कर्ड बनाने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कमर्शियल यूज, मतलब इंडस्ट्रीज में कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रही है। इंडस्ट्रियल यूज मतलब बहुत बड़े पैमाने पे यूज। ठीक है, घर में मतलब एक दही का इतना छोटा सा, ठीक है, चम्मच भर दही आपका भाई साहब पूरे दूध को कर्ड बना देगा। ठीक है, लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हाउ आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज, तो दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो व्हाट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पीपल? कमर्शियल यूज क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पे जो यूज होता है। ठीक है, सो commercial use of microorganisms or medicinal use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। सबसे बड़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्री है वो है अल्कोहल का इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल जो है बहुत आराम से बन जाता है, लेकिन उसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो अल्कोहल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन विच एक्सटेंसिवली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ओके डन, ठीक है, ओके। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें भाई साहब क्या क्या चीजें होती हैं, फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड ऑब्वियसली एसिडिक एसिड और विनेगर। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन। इन तीनों में भी आपका ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स। तो बहुत अलग अलग टाइप के आपके ग्रेन्स होते हैं और इस पे शुगर होता है। ठीक है, और इसमें ईस्ट को, तो बार्ली है, देखो बार्ली में, ठीक है, व्हीट हो गया, ठीक है, देन वी हैव राइस, ठीक है, देन वी हैव क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं, बार्ली, ठीक है, व्हीट, राइस एज वेल एज आपका क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इनमें ईस्ट को मिला दिया जाता है। और ईस्ट क्या करता है, डिवाइड होता है, और डिवाइड होते होते क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल अपने आप प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक, तो ये आपके अलग अलग ग्रेन्स हैं। बार्ली से एक टाइप का अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, व्हीट से एक टाइप का अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, राइस से और क्रश्ड फ्रूट जूस से। तो व्हीट, बार्ली, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस पे ईस्ट को ग्रो किया जाता है, और ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है जिससे बनता है अल्कोहल। इसको नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी फटाफट। ठीक है, सो दीज आर, तो ईस्ट बेसिकली किस पे एक्ट कर रहा है, ईस्ट एक्ट कर रहा है शुगर पे जो प्रेजेंट है इन ग्रेन्स पे। तो ईस्ट इज बेसिकली एक्टिंग ऑन द शुगर विच इज प्रेजेंट इन दीज टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, लेट्स से व्हीट, बार्ली, राइस, ठीक है, क्रश्ड फ्रूट जूस, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
food items on which sugar is present and yeast happens to act upon them in order to produce alcohol or wine. डन 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 डन, जल्दी जल्दी जल्दी. हो गया? ओके, चलिए भाई साहब. द टिपिकल स्मेल ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. तो ये जो फूड आइटम्स होते हैं इनके अंदर होता है भाई साहब शुगर, और इस शुगर पे कौन एक्ट करता है? ईस्ट. तो ईस्ट कन्वर्ट्स द शुगर, ठीक है, इनटू अल्कोहल. तो आपके दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो प्रोड्यूस होता है आपका अल्कोहल और दूसरा प्रोड्यूस होता है भाई साहब आपका कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. So the conversion of sugar, which is basically there in different types of food products, ठीक है, by yeast to produce alcohol is known as fermentation. The typical smell of alcohol is due to the conversion of sugar into alcohol by yeast. इसको लिख लीजिए जरा फटाफट फटाफट. तो इसको yeast converts the sugar, ठीक है, present in food, ठीक है, yeast converts. तो yeast basically क्या कर रहा है भाई साहब? It converts the sugar. Yeast converts the sugar present in food, sugar present in food, ठीक है, to alcohol. It converts the sugar present in food to alcohol, and this entire process is known as fermentation. This entire process is known as fermentation. Are we clear to this one, people? Yeast converts the sugar present in food to alcohol, and this entire process is known as fermentation. ठीक है, क्लियर है? ओके, डन डन डन. ओके, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. इसको लिख लीजिए. प्रोसेस जो है शुगर का किसमें कन्वर्ट होने का? अल्कोहल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. ठीक है, ओके ओके ओके. लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. इन्होंने पहली बार फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था. ठीक है, लुईस पास्चर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857. ठीक है, व्हेनेवर यू फेल, अभी यहाँ पे देखो, हमने बात किया कि किस तरह से हम फूड के फ्लेवर, साइज और न्यूट्रिशन को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हाउ वी बेसिकली ऑल्टर द न्यूट्रिशन वैल्यू और द साइज और द फ्लेवर ऑफ द फूड. जैसे हमने देखा अल्कोहल का बनना ईस्ट से, ब्रेड का बनना, ठीक है, कर्ड का बनना. सो द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड अगेन हैपेंस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विच द न्यूट्रिशन वैल्यू एज वेल एज द फ्लेवर चेंजेस. The conversion of bread to cake or pastries or basically bread is also happening by yeast, in which the size is increasing as well as the nutrition value. And we also saw how the conversion of food items into alcohol. तो आपके जितने भी fruit juices और pulp है इसको अपने alcohol में convert किया है. Now we are going to see the medicinal usage of microorganisms. तो जब आप when you fall ill, what happens is, ठीक है, आप एक एंटीबायोटिक लेते हैं. आपने सुना रहेगा एंटीबायोटिक, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दिया हुआ है. जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक ओनली टू अडल्ट्स और पीपल हु हैव क्रॉस्ड एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ एज. जनरली उसके पहले नहीं देते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे आ गए हैं जो बच्चों को भी दिए जा सकते हैं. ठीक है, सो एंटीबायोटिक मीन्स व्हाट? ठीक है, व्हेन यू फॉल इल मेनी टाइम्स डॉक्टर्स गिव यू एंटीबायोटिक टैबलेट्स. सो व्हाट आर दीज एंटीबायोटिक टैबलेट्स? बिकॉज कैप्सूल्स ऑफ इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, ये आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल रहे हैं. आपने किसी कैप्सूल को ओपन किया है कभी?
कैप्सूल को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको एक पाउडर चीज दिखेगी। ये पाउडर सी चीज जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। ये आपके अंदर जाकर उन बैक्टीरिया को मारती हैं जो डिजीज कॉज कर रही हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां पे आपने क्या किया, जैसे समझो कि आपका कोई दुश्मन है, आपको उसको मारना है। तो अभी संजम को भाई साहब इसको मारना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यार नहीं, एक काम करते हैं, मैं इन दोनों में ना लड़ाई लगवा देता हूँ, इसको बोलता हूँ इसको मारने के लिए, इसको भड़का देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है। आप जब ऐसा कर रहे हैं तो आपका हो क्या रहा है कि आपके बॉडी के अंदर आप बैक्टीरिया डाल रहे हैं। ये बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को शिकार करेंगे या मारेंगे जो आपके बॉडी में डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक मीन्स देयर आर सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया इन योर बॉडी विच आर द कॉज ऑफ ट्रबल और विच आर द कॉज ऑफ सर्टेन डिजीजेस which your body is not able to fight. So we infuse certain bacteria which will go inside your body and fight with them. ठीक है, ये बैक्टीरियाज आपके बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, हाँ कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए जैसे अगर आप देखोगे ना कि आपको अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया है तो उसके साथ और भी बहुत छोटे छोटे टैबलेट्स दे देते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि ये जो एंटीबायोटिक आपके अंदर जा रहा है इसका कोई नुकसान ना हो। कभी कभी जैसे सर्दी के लिए या सर्दी जुकाम या बुखार के लिए एंटीबायोटिक दिया तो डॉक्टर आपको गैस के लिए भी एक टैबलेट दे देता है, क्योंकि हो सकता है ये एंटीबायोटिक जाए तो आपके बॉडी में गैस प्रोड्यूस करे, लूज मोशंस हो, ऐसा हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। ओके, सो व्हेनेवर यू फॉल इल डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, जैसे कैप्सूल्स ऑफ इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सारे मेडिसिन का सोर्स क्या है भाई साहब? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। द सोर्स ऑफ ऑल दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? Such medicines are called as antibiotics। ये एंटीबायोटिक्स जब हमारे बॉडी के अंदर आते हैं they stop the growth of those microorganisms और bacterias which are causing the disease। इसको लिख लीजिए, ठीक है। The medicines, these medicines जिसको हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, these medicines which are also known as antibiotics kill or stop the growth of diseases। They kill और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस, ठीक है, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पूरे ग्रोथ को ये स्टॉप करते हैं, ठीक है। दीज मेडिसिन किल द ग्रोथ और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस। Done, ठीक है। Such medicines are known as antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। तो बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग बैक्टीरिया से और फंगाई से भी, ठीक है। These days different types of bacteria and fungi। Some of the commonly known antibodies which are made from fungi and bacteria are, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपको बहुत बार टैबलेट्स में आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। Then we have tetracycline, ठीक है। Then we have basically erythromycin, इनको नोट कर लीजिए। तो these are made from, these are antibiotics, these are actually antibiotics which are made from fungi and bacteria, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इन तीनों का नाम नोट कर लीजिए। These are certain antibiotics which are made। ये आपके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। डन, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर ग्रोन अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओके, एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस होते हैं जिनको अपन इन एंटीबायोटिक्स से क्योर करते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। तो बहुत सारे एनिमल्स
के फूड में अपन एंटीबायोटिक्स मिक्स कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका देखो, हमको बुखार हुआ या हमको तकलीफ हो रही है तो हम बता सकते हैं आपको, है ना, आप यार सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है, लेकिन उनका हम कैसे चेक करेंगे, वो तो बता नहीं सकते। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम पालते हैं उनके फूड में भी हम एंटीबायोटिक्स मिलाते हैं। इन एंटीबायोटिक्स को मिलाया जाता है, ठीक है। और इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक मतलब ये आपके कैटल हो गए, ठीक है, एंड पोल्ट्री, टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, ताकि इनमें किसी टाइप का माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। इसको लिख लीजिए, ठीक है। फूड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री के इसमें आपके एंटीबायोटिक्स को मिलाया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मिक्स, नहीं लिखना है क्या? लिखने में आलसीपना करोगे तो कैसे चलेगा भाई? Okay, so antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को किसके साथ मिक्स करते हैं? फीड ऑफ लाइवस्टॉक के फीड के साथ, एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ओके, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। बहुत सारे प्लांट डिजीजेस को भी हम कंट्रोल करते हैं। देखो ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं प्लांट्स में, इस तरीके के इंजेक्शंस को प्लांट्स में या ट्रीज में ठूसे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपके माइक्रोबियल इन्फेक्शंस प्लांट्स में भी होते हैं जिनको हम इस तरीके के इंजेक्शन से हैंडल करते हैं, ठीक है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सर्दी जुकाम कुछ भी हो गया, आपने फट से जाकर मेडिकल से एंटीबायोटिक ले लिया, दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा कि आपको किस तरीके की एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी आफ्टर एनालाइजिंग योर सिम्टम्स और मे बी मेकिंग सम टेस्ट। It's the doctor who identifies which type of antibiotic will be needed by your body. If you are consuming antibiotic of your own, it might result in a disaster. ठीक है, ऐसा हुआ था। मैं जब हॉस्टल में था तो मेरा जो रूममेट था उसको मतलब पेट में बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है। तो ये होता ही है, तो मेरे को एक दवाई मालूम थी, तो मैंने वो दवाई उसको दी, ठीक है। एक सिरप सा था, एंड मुझे मालूम था वो दवाई क्योंकि मैंने कभी उसको यूज़ किया था। मेरे को कभी डॉक्टर ने दिया था, तो मेरे पास वो दवाई थी, तो मैंने मेडिसिन से लाकर वो दवाई उसको दे दी। रात को करीब 11-12 बजे उसकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। मतलब बेचैनी सी हो रही है, पसीना आ रहा है, ऑलमोस्ट फेंट होने को है। तो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए जल्दी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी ट्रीटमेंट चालू कर रहा हूँ, आधा घंटा इसको रुकने दो, अगर इसकी हालत नहीं सुधरी तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। बाय द वे, क्या किया था इसने? कुछ खाया था? मैंने बोला नहीं, हम तो हॉस्टल का ही खाना खाते हैं, जो उसने खाया वो मैंने खाया। तो डॉक्टर ने फिर पूछा क्या हुआ क्या था? तो मैंने बोला मैंने ये मेडिसिन दिया था। बोला डॉक्टर ने बोला पागल है तू, ठीक है, किसने बोला था तेरे को ये मेडिसिन देने के लिए? ये मेडिसिन तेरे शरीर पे अफेक्ट किया था एक अलग डिजीज़ के लिए। आज जो तू ये मेडिसिन दे रहा है इसके शरीर पे, इससे बहुत बड़ी मात्रा में गैस मैन्युफैक्चर हुआ है और इस गैस से इसकी जान तक जा सकती है, इट कैन बिकम फेटल फॉर हिम। तो वो एक एंटीबायोटिक था जो हमने यूज़ किया था, इस एंटीबायोटिक का उल्टा असर हो गया उसके ऊपर। सो एंटीबायोटिक शुड नेवर बी कंज्यूम विदाउट कंसल्टिंग अ मेडिकल प्रोफेशनल और अ डॉक्टर, ठीक है। आपको अगर मालूम भी है कि किसी बीमारी का ये एंटीबायोटिक है, फिर भी ना ही खुद कंज्यूम कीजिए और ना ही किसी और को दीजिए। वो डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था, कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है। जनरल जो मेडिसिन होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे आपने स्ट्रेप्टिल वगैरह ले लिया, लेकिन एंटीबायोटिक जो होता है वो आपका डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलता है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड ओनली बी टेकन बाय द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आपको मालूम भी है कि भाई साहब ये सर्दी खांसी मुझे पहले हुई थी,
तो डॉक्टर ने मुझे ये एंटीबायोटिक दिया था, तो क्यों ही डॉक्टर के पास जाना, टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट, तो चलो मेडिसिन शॉप पे जाते हैं और यही एंटीबायोटिक ले लेते हैं। गलत कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसा एंटीबायोटिक ले रहे हैं शायद उसका असर उल्टा हो जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया जा रहा है आपके अंदर, और हो सकता है उस बैक्टीरिया का वो वाला बैक्टीरिया टारगेट ना हो। समझ में आ रहा है? जो एंटीबायोटिक लिया है आपने, इसको भाई साहब ये वाला बैक्टीरिया इसको खाना चाहिए, ये आपका समझ लो सर्दी कोल्ड जो भी हुआ है, ये वाला बैक्टीरिया इसको खाना चाहिए, लेकिन हो सकता है इसका खाना ही ना हो ये, तभी ये क्या करेगा, ये अभी दूसरी चीज़ों में घूमेगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। तो वही इस लड़के के साथ हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में इसके अंदर गैस मैन्युफैक्चर्ड हुआ, दैट कुड एक्चुअली बी फेटल एंड कुड हैव कॉज्ड हिज डेथ, ठीक है, ऐसा डॉक्टर ने मेरे को साफ साफ बोला था, ठीक है। खैर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, बट वी रिटर्न एंड दिस थिंग वाज अ लेसन फॉर माय लाइफ, नेवर एवर गिव any kind of antibiotic to anyone. So it's the doctor who will analyze what kind of antibiotic is actually needed by your body and prescribe the medicine accordingly. Don't ever try these stunts, ठीक है। आप अगर जानते भी होंगे तो भी इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। You must complete the course। और दूसरा क्या है, देखो डॉक्टर जब आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देता है ना, तो जैसे समझ लो 6 टैबलेट्स आपको लेने हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जैसा हो, ये कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जितने बैक्टीरियाज आए हैं वो डॉक्टर ने एनालाइज किया है और उसी के हिसाब से ये कोर्स दिया है, तो इतने 6 टैबलेट्स आपको लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। अगर आपने देखा कि अरे वाह आज मैंने टैबलेट लिया, अच्छा लग रहा है, बंद कर दिया, नहीं लिया आपने, वो फिर से भाई साहब ये बढ़ेगा, ठीक है, अगर आपने कोर्स नहीं कंप्लीट किया। जैसे ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी जिसको हम बोलते हैं, उसका जो आपका मेडिसिनल कोर्स है वो लगभग 6 महीनों तक चलता है। 6 महीने तक आपको रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है, ठीक है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया फिर से बढ़ने की कोशिश करता है, फिर से उसको वैसा अटैक करके मारना पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग डिजीजेस के अलग अलग एंटीबायोटिक्स है और इन अलग अलग एंटीबायोटिक्स का अलग अलग कोर्स शेड्यूल है। इस कोर्स शेड्यूल को अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ द डिजीज। मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ये भी लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। एंटीबायोटिक का कोई कोर्स अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो चाहे 6 मेडिसिन हो, चाहे 8, चाहे 10, इट हैज टू बी कंप्लीटेड। हो गया? डन? ओके। सो पहली बात तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए किसी डॉक्टर के एडवाइस पे ही, और जब डॉक्टर आपको एक कोर्स देता है तो उस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली, ठीक है, अगर आप अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। आपको भाई साहब एंटीबायोटिक्स खाने का शौक है, आपके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, तो आप जबरदस्ती का अगर लेंगे तो कभी कभी आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोकोकस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये सब आपके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज हैं, ये हो सकता है मरने लगे, ठीक है। जैसे आप जब आपको सर्दी खांसी होती है और जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो जनरली एंटीबायोटिक इन बैक्टीरियाज को मारते हैं। तो देखा गया है कि जब आप एंटीबायोटिक सर्दी खांसी या बुखार के लिए ले रहे हैं तो हो सकता है आपको लूज मोशंस भी हों। लूज मोशंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरियाज हैं ये मर रहे हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियाज आपको लूज मोशन नहीं होने देंगे, दे विल रिटेन द वाटर, लेकिन ये बैक्टीरियाज मर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर्स जो है तो एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको अलग टैबलेट्स देते हैं ताकि आपको लूज मोशन या पेट खराब ना हो, ठीक है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट, क्योंकि देखो वो भी आपके शरीर के लिए फॉरेन एलिमेंट्स हैं, वो भाई साहब आएंगे तो वो भी अपना कुछ उत्पाद मचाएंगे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बैक्टीरिया को खाएंगे और पेट भरेंगे और चले जाएंगे, दे विल ऑल्सो क्रिएट देयर ओन रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स को अगर आप अननेसेसरी कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में आपका प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज नॉट सजेस्टेड, ठीक है। आपके बॉडी में अगर आप बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज आपके मर जाएंगे, ठीक है, विद इन योर बॉडी। ओके, सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कैप्सूल में होते हैं ये हो सकता है आपके बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को मार दें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu as these are caused by viruses। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट में काम करते हैं?
बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, दे ओनली फाइट विद बैक्टीरियाज, नॉट अगेंस्ट वायरसेस। वायरसेस के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बेसिकली एक्ट अगेंस्ट वायरसेस। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज, they are caused by bacterias as these are caused by viruses। कोई भी वायरल डिजीज को आप एंटीबायोटिक से डील नहीं कर सकते, ठीक है। वायरल डिजीजेस कैन नॉट बी डेल्ट विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आज इतना ही। ओके, सो बच्चा पार्टी वी वर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी ईदर फ्रेंड और फो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंड भी हो सकते हैं और फो भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, सो बच्चा पार्टी यहाँ पे एंटीबायोटिक्स आर आवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सो ऐसे जो भी डिजीजेस हैं जो वायरल होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या है, आप आपके अंदर ही बैक्टीरियाज को डाल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल रहे हैं, ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर सकें जो आपके अंदर डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यू आर एक्चुअली पुटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड यू so that they can kill the microorganisms which are causing the disease inside you, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आपने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला हुआ है यहाँ पे। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये बस बेसिकली अभी उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग का आविष्कार किया जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन बोलते हैं। इस पेनिसिलिन से ही आपके बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। अगेन दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So in 1929, Alexander Fleming was working on a culture of diseases causing bacteria. ठीक है, suddenly he found that spores of a little green mold in one of his culture plates। तो ये culture plates होते हैं जहाँ पे आप चीजों को देखते हैं, ठीक है। ये आपका culture plate है और देखो उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा कुछ तो आ रहा है, molds, ठीक है। These are molds which are getting developed. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of its culture plates, ठीक है। और यही बना, he observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। और ये जो मोल्ड था इससे बैक्टीरिया बन नहीं रहा था, यहाँ पे इस रीजन पे बैक्टीरिया नहीं आ पा रहा था। इसका मतलब क्या है, ये मोल्ड्स में जो बैक्टीरिया हैं वो इस बैक्टीरिया को खा रहे, ठीक है। सो he observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria, in fact it killed many of these bacteria। तो इसका मतलब जहां पे भी ये बैक्टीरिया वाला डिजीज है, अगर वहां पे ये बैक्टीरिया आ गया तो ये इसको खा जाएगा। इसी को अपन एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो टैबलेट या जो कैप्सूल आप लेते हैं उसके अंदर भर भर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करेंगे जो आपके अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ तो आपके अंदर डिजीज कॉज करने वाला इसका खाना नहीं हुआ, दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने भाई साहब अपने हिसाब से ले लिया, लेकिन इसका तो खाना नहीं मिल रहा है इसको, तभी ये क्या करेगा, आपके सेल्स को अटैक करेगा। इसीलिए कभी भी अपने ही हिसाब से एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर समझेगा कि एक्चुअली में आपके अंदर जो डिजीज है वो इस बैक्टीरिया का खाना है या नहीं। अगर इस बैक्टीरिया का खाना नहीं हुआ और आपने वो ले लिया तो ये बैक्टीरिया को तो खाना नहीं मिल रहा है, तो ये खाना कहाँ से लेगा, आपके लिविंग सेल से लेगा, फिर और दिक्कत आ जाएगी। पहले ही एक डिजीज था, ऊपर से ये डिजीज और आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? दैट्स द रीजन यू शुड नेवर टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टिफाइड डॉक्टर, ठीक है। So he observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this mold, penicillin was prepared. और इसी से बना आपका क्या, पेनिसिलिन। ये बना आपका पेनिसिलिन, ठीक है। ओके, वैक्सीन क्या होता है? आप सबको वैक्सीन तो लग चुका होगा। व्हाट इज वैक्सीन? इंजेक्शन। क्यों ऐसे मजा लेने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? आपको कोई बीमारी होती है तब वैक्सीन लगाते हैं? नहीं, आप स्वस्थ होते हैं तब वैक्सीन लगता है। अगर आप समझ लो सर्दी खांसी जुकाम कुछ हुआ, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो वैक्सीन नहीं है, दैट इज नॉट अ वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन जब आप स्वस्थ होते हैं तब लगता है। आप जब पहले 2 साल की उम्र में आपको सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगे हैं, कम से कम 20 वैक्सीन आपको लग चुके हैं आपके छोटे में, ठीक है। और अभी तो भाई साहब वैक्सीन मतलब क्या है, वो सुई है। हमारे टाइम पे वैक्सीन बहुत डिफिकल्ट होता था। आपने अपने मम्मी या पापा के हाथ या पैर में देखा रहेगा एक दाग है, ठीक है, मोटा सा दाग है। कभी क्यूरियोसिटी हुई है वो कहाँ से आ रहा है, वो पूछा है कैसा है ये जो आपका थिक सा दाग है वो कहाँ से आ रहा है? वो वैक्सीन का दाग है,
ठीक है, आपके लिए तो वैक्सीन बहुत आसान हो गया है, फिर भी आप रोते हैं, ठीक है, पेन होता है, लेकिन वैक्सीन हमारे टाइम पे कैसा होता था, देखो इस तरीके का होता था, ये ऐसा एक कोम देखा है आपने, कोम, वो वाले कोम होते हैं, तो ऐसा कांटेदार होता था, ऐसा कांटेदार, ठीक है, बहुत सारे कांटे होते हैं इसमें, इन कांटों को भाई साहब मेडिसिन में डुबोया जाता था, वैक्सीन में, और फिर उसको ऐसे डाला जाता था, मतलब खून के फवारे निकलते थे ऐसे, बहुत जोर से, बहुत पेन होता था, बहुत पेन होता था, और आप समझो आपके पूरे उम्र भर वो दाग रह जाएगा, थाइज में हो या यहाँ पे हो, आपने देखा था कि आपके मम्मी पापा को रहेगा ये, ठीक है, हमारे ज़माने में वैसा ही होता था, तो ये दाग हो जाता है, पूरा परमानेंट दाग हो जाता है, और बहुत जोर से खून निकलता था, वो बहुत पेनफुल था, क्योंकि आप पूरे कांटेदार चीज को आप अपने स्किन में ठूस रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज वैक्सीनेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज की तारीख में तो सुई हो गया है, तो थोड़ा सा इजी हो गया है, ठीक है। ओके, वैक्सीन मतलब क्या होता है, व्हाट इज वैक्सीन? आप जब स्वस्थ होते हैं तब लगता है, आप जब अस्वस्थ होते हैं तब नहीं लगता। सो व्हाट इज वैक्सीन? देखो, अगर समझ लो भाई साहब इन दोनों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और इन्होंने इनको पटक दिया, ठीक है, अगली बार जब लड़ाई होगी तो सेम, तो क्या इसको फटाक से वो पटक देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको कैसे पटकना है, राइट, ही नोज हाउ टू बेसिकली डिफीट हिम। सो इसी तरह से, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हो गई है, एक लड़ाई में इसकी ट्रेनिंग हो गई है, ठीक है, सो ही नोज हाउ टू बेसिकली डिफीट हिम। इसी तरह से हमारे बॉडी में भी ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारे बॉडी में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो वो तबाही मचाता है, ठीक है, सम फॉर्म ऑफ डिजीज और सम ट्रबल इट कॉजेस, ठीक है। नाउ अगर हमारे दो इस जब भी हमारे बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसके अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में हमारा बॉडी खुद ही लड़ता है, ठीक है, लेकिन लड़ने के टाइम पे वो डिफीट हो रहा है, लड़ने के टाइम पे वो डिफीट हो रहा है, तो ये हमारा जो डिजीज है ये स्ट्रांग होता जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम, आपने इम्यून सिस्टम का नाम सुना होगा। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज दिस फोर्स दैट वी हैव इनसाइड आवर बॉडी व्हिच फाइट्स अगेंस्ट ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हजारों लाखों की तादाद में हर सांस में आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा रहे हैं, हर वो खाना जो आप खा रहे हैं और हर वो ग्लास का पानी जो आप पी रहे हैं उसमें हजारों लाखों की तादाद में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर जा रहे हैं। तो एक कंटिन्यूअस फाइट चल रहा है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में। तो आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं और ये आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, ये आपका बॉडी का जो मिलिट्री फोर्स है, ये कॉन्स्टेंटली लड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये बहुत स्ट्रांग होता है जिसके वजह से ये डिफीट हो रहा है, ठीक है, और तब डिजीज होता है अपने को, वायरल डिजीज, ठीक है ना। अगर भाई साहब ये समझ लो इसको मौका नहीं मिल रहा ना, टाइम नहीं मिल रहा है, अगर समझ लो हमने इसको थोड़ा सा वीक बना दिया, थोड़ा सा वीक बना दिया, अभी ये आ रहा है, ये इसको डिफीट कर देगा, ठीक है, तो वीक या ऑलमोस्ट डेड जर्म्स को ये डिफीट कर देगा। समझ में आ रहा है? एक बार इसको समझ में आ गया कि इसको कैसे डिफीट करना है, तो अगली बार अगर ये स्ट्रांग होकर भी आएगा तो भी डिफीट कर देगा, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस इन वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन आपको लगता है उसमें आपको वीक या डेड जर्म्स आपके अंदर डाले जा रहे हैं, दवाई नहीं जा रही है आपके अंदर। इट्स नॉट मेडिसिन विच इज गोइंग इनसाइड यू, इट्स जर्म्स विच आर गोइंग इनसाइड यू। वायरसेस आर पुश्ड इनसाइड योर बॉडी। समझ में आ रहा है? आपके अंदर वो जो वैक्सीन लग रहा है ना, वो वायरस जा रहा है आपके अंदर। वैक्सीन की बात कर रहा हूं, मेडिसिन की नहीं। जैसे अगर आपको सर्दी खांसी हुई है और आप डॉक्टर के पास गए हैं, पेन कहां चला गया मेरा? अगर आपको सर्दी खांसी हुई है और आप डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, वेयर इज माई पेन? ओह माई गॉड, कहां रख दिया भाई साहब मैंने? हाँ ठीक है। तो अगर आपको सर्दी खांसी हुई है और आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो वैक्सीन नहीं है, दैट इज मेडिसिन बीइंग पुश्ड, ठीक है। बट वैक्सीन का एक प्रोग्राम होता है व्हेन यू आर, मतलब अगर आपको बुखार रहेगा ना तो डॉक्टर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वैक्सीन का एक प्रोग्राम होता है। आपको लेटेस्ट वैक्सीन कौन सा लगा था? कोरोना का, राइट? कोरोना का आपको नहीं लगा अभी तक? तुमको नहीं लगा अभी तक? आपको लगा है? नहीं? ओके, लगा लीजिए, क्योंकि आपका शायद तभी एज नहीं हुआ था। खैर जो भी है, तो वैक्सीन जब आप लगाते हैं तो ये पुश किया जाता है, यही जर्म्स आपके अंदर जाते हैं, और जैसे ही ये वीक या डेड जर्म्स आपके अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी उनको पटकती है। एक बार ट्रेनिंग हो गई वीक वाले जर्म्स को पटकने की, तो स्ट्रॉन्गर वाले भी आएंगे तो वो पटक देंगे। उनको एक फॉर्मूला मालूम चल जाता है, ठीक है। योर बॉडीज इम्यून सिस्टम गेट्स टू नो द वे इन विच इट कैन डिफीट दीज वायरसेस एंड हेंस इट गेट्स ट्रेन्ड। सो अभी क्या होगा? अभी तो एक बार इसकी ट्रेनिंग हो गई। नाउ अगर समझ लो बाय द मीडियम ऑफ एयर, वाटर और सॉइल, these microorganisms, strong microorganisms enter your body, viruses. Now your body's immune system is trained because it is vaccinated. So the moment they enter, they will be able to defeat.
विदाउट एनी ट्रीटमेंट दे विल बी एबल टू डिफीट। आपको मालूम भी नहीं है कि आपके बॉडी में रोज हजारों बैटल्स होते हैं, हजारों लड़ाइयां लड़ी जाती हैं आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, और हर बार उसको पटका जा रहा है। कुछ जगह पे हम हार जाते हैं जिसके वजह से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन रोज आपके अंदर हजारों की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा रहे हैं और ये लड़ाई या जंग चालू है, ठीक है। दिस वॉरफेयर इज फॉर एवर गोइंग, ठीक है, ओके। सो वैक्सीन बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ दीज डेड जर्म्स और दीज डेड ऑर्गेनिजम्स विच आर बीइंग पुश्ड इनटू आवर बॉडी, ठीक है, क्लियर है, ओके। When a disease carrying microorganism enters our body, कोई हमारे बॉडी में अगर आता है, किसी से भी आता है, एयर से, वाटर से, सॉइल से, the various interactive mediums that we have, if it enters our body, so when a disease carrying microorganism, when a disease carrying microbe enters our body, ठीक है, the body produces antibodies to fight the invader। तो ये बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू फाइट द इन्वेडर। इफ द माइक्रोब एंटर्स अगेन, अगर फिर से एंटर करा तो फिर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है बच्चा पार्टी? एंटीबॉडीज, ठीक है, दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। द माइक्रोब एंटर्स अगेन, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। अभी इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है तो ये जानता है कि इसको पटकना कैसे है, ठीक है, सो इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब, सो इट विल रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब एंड विल डिफीट, ठीक है, ओके। इफ डेड और वीकेंड, तो ऑलमोस्ट डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। और यही है आपके वैक्सीनेशन का प्रोसेस। इन वैक्सीनेशन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पुशिंग डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। डेड और वीकेंड माइक्रोब्स क्यों पुश कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब स्ट्रॉन्गर वाले को पुश कर दिया तो उल्टा असर हो जाएगा, फिर ये हार जाएगा बैटल, ठीक है। भाई साहब देखो, अगर आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग दुश्मन है, ठीक है, उसके साथ आप लड़ रहे हो और आप हार रहे हो, आप उस दुश्मन को 4 दिन खाना मत दो, फिर आप उसको हरा दोगे? दैट पर्सन विल हैव नो स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट यू, देन विल यू बी एबल टू डिफीट इट। एक बार आपने डिफीट कर दिया तो आपको उसके कैसे केमिकली उसको डिफीट करना, तो हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाता है बॉडी में, ठीक है। डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। यही है आपका वैक्सीन। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन। सो द प्रोसेस ऑफ पुशिंग डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड अ हेल्दी बॉडी, ठीक है, सो दैट द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एक टाइप के केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल वॉरफेयर है बेसिकली, ठीक है, ये उसको डिफीट कर देता है। इसको लिख लीजिए प्लीज, ठीक है, जस्ट राइट डाउन, मेक अ नोट ऑफ इट। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है, वी आर बेसिकली पुशिंग देम। सो ये डेड माइक्रोब्स हैं, ठीक है, डेड माइक्रोब्स, ओके। वंस दीज डेड माइक्रोब्स आर बेसिकली पुट इनटू वैक्सीन, तो इन डेड माइक्रोब्स को अपन ने क्या किया, वैसा वैक्सीन बनाया इनका, ठीक है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है, सूटेबल एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं और यही एंटीबॉडीज जो है डिजीज से परमानेंटली फाइट करते हैं, ठीक है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये एंटीबॉडीज एक बार जनरेट हो गए तो हमारे बॉडी में रहते ही हैं, ठीक है। अभी अगर पावरफुल माइक्रोब्स आ गए उसी स्पीशी के, तो ये एंटीबॉडीज उनको डिफीट कर देंगे। एक बार हमारे बॉडी में ये एंटीबॉडीज जनरेट हो गए, so even if the powerful microbes return back, obviously they will from any medium of either soil, water or air, then these antibodies are going to destroy them. मैन्युफैक्चर हो गया है एंटीबॉडीज। एक बार किसी डिजीज के अगेंस्ट अगर आपका एंटीबॉडी मैन्युफैक्चर हो जाता है, देन दैट डिजीज इज कंट्रोलेबल। आपको क्या लगता है लोगों के अंदर अभी कोरोना वायरस नहीं जा रहा होगा? जा रहा है, लेकिन उस भयंकर तादाद में मौतें नहीं हो रही हैं क्योंकि लोगों के अंदर अभी एंटीबॉडीज जनरेट हो गई हैं, ठीक है। सो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज एनफ अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड सो दैट वी कैन डील विद इट, ठीक है। अपने आप ही बॉडी उसको मार रहा है, ये प्रोसेस ऑटो पायलट मोड में आ गया है अभी, ठीक है। सो एंटीबॉडीज एक बार बॉडी में अगर जनरेट हो जाती हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, यू विल नॉट गेट द डिजीज अगेंस्ट वन। आप लोगों में से किसी को भी चिकन पॉक्स हुआ है, ओके, आपको जीवन में कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या चिकन पॉक्स का वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा? जाएगा। चिकन पॉक्स का वायरस एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है और इन चीजों से आपका हमेशा इंटरेक्शन हो रहा है। सो विल यू नॉट हैव एनी एंट्री ऑफ दीज वायरसेस इनसाइड योर बॉडी? दे विल, बट सिंस योर बॉडी इज ट्रेन्ड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज वंस, आपके बॉडी में ये एंटीबॉडीज जब आपको हुआ था तो आपके बॉडी में ये एंटीबॉडीज जनरेट हो गई थी। अभी बार बार ये आ रहे हैं लेकिन ये पटक से पटक दे रहा है इसको,
ठीक है, आपको कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है और आप इस डिजीज से इम्यून हो गए। आपको जितने भी टीके लगे हैं बचपन में, पोलियो की दवा पिलाई गई है आपको, है ना, डिप्थेरिया, वूफिंग कॉफ, ये तमाम आपको वैक्सीन्स लगाए गए हैं। ये बीमारियां आपको नहीं होने वाली। स्मॉल पॉक्स एक जानलेवा बीमारी है। चिकन पॉक्स का मतलब 10 गुना ज़्यादा होता है ये, ठीक है। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के भी 10 गुना ज़्यादा होता है। स्मॉल पॉक्स में तो चिकन पॉक्स में तो सिर्फ बाहर दाने आते हैं, स्मॉल पॉक्स में अंदर ही अंदर दाने आने चाहिए, स्किन के अंदर भी, नसों के अंदर भी दाने आने लगते हैं। इट कैन बी अ किलर डिजीज। आज की तारीख में पोलियो जैसे बीमारियां या स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां या प्लेग जैसी बीमारियां ये हमारे इंडिया से जा चुकी हैं। क्यों जा चुकी हैं? क्योंकि हमने वैक्सीनेशन से लोगों के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट कर दी हैं। तो नाउ दे आर नॉट, these viruses are still present, but they are now not able to create an impact because our bodies have generated antibodies against them. अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है, एक ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे एक द्वीप है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। क्यों मालूम है? यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए हम खतरा हैं, ठीक है। यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं और ये बहुत फेरोशियस आदिवासी, ये हमको देखेंगे तो मार देंगे, तीर उर से मार देंगे। देखिए, हम अगर मिलिट्री उतारते हैं तो कैप्चर कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं जाओ, क्योंकि हम अनायास फालतू में उनको मार डालेंगे। हम अगर कुछ बंदूक भी नहीं चलाए तो भी वो मर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर डिजीजेज हैं लेकिन हम वैक्सीनेटेड हैं। अगर हमने इनको छुआ भी, हमने इनके साथ हैंडशेक भी किया, तो ये डिजीजेज उनके अंदर चले जाएंगे और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, वो मर जाएंगे, ठीक है। उनको मारने के लिए बम, गोली, तोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा उनको छूना ही उनको मौत के घाट उतार देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए वहाँ पे जाना बैंड है। कुछ सालों पहले एक फॉरेनर ने वहाँ पे जाने की कोशिश की, ऑब्वियसली उसको मार दिया गया, मतलब इन लोगों ने उसको मार डाला, लेकिन गवर्नमेंट कोई केस नहीं करती। वो बैंड आइलैंड है, यू आर नॉट सपोज टू वेंचर देयर, इट्स इलीगल टू वेंचर देयर, ठीक है। ये अंडमान निकोबार के पास में है ये आइलैंड, और इस आइलैंड में सिर्फ आदिवासी रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब उनको हमसे नहीं, मतलब उनको हमसे खतरा है, ठीक है। उनके पास तो सिर्फ तीर उर है, चलो हम बच भी जाएंगे, लेकिन हम अगर सिर्फ उनको छुएंगे भी तो वो मर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी डिजीजेज हैं वो उनके अंदर चले जाएंगे। और हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमको कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं है, दे विल डाई, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का मतलब समझ में आ रहा है? आप कभी भी घर पे जाकर, आपकी एक फाइल होगी, देखो जब छोटे में आपको वैक्सीन लगे थे, उस फाइल को ओपन करके देखिए, क्यूरियोसिटी आपके अंदर ये सारी गई हैं चीज़ें। सो जस्ट नो बीइंग क्यूरियस फॉर साइंस, जस्ट गो एड एंड अंडरस्टैंड कि आपको कितने वैक्सीन लगे हैं और उन वैक्सीन में क्या क्या डिजीजेस कवर हुए हैं, क्या क्या वायरसेस कवर हुए हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन तो करिए। ये आपका मामला है ना भाई साहब, पड़ोसी का तो नहीं, आपका मामला है ना। आपके बॉडी में ये वैक्सीन इंड्यूस हुए हैं, तो आप किन डिजीजेस से इम्यून है, थोड़ा इन्वेस्टिगेट कीजिए इसके बारे में, ठीक है। सो आप कौन सी डिजीजेस आपको कभी नहीं हो सकती, जैसे स्मॉल पॉक्स आपको कहीं हो सकता, पोलियो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इन डिजीजेस के वैक्सीन आपको लग चुके हैं, ठीक है। ज्यादा करके वैक्सीन इंजेक्टेबल होते हैं, कुछ ओरल वैक्सीन होती हैं। ओरल वैक्सीन मतलब जो दवाई पिलाई जाती है, जैसे पोलियो एक ओरल वैक्सीन है, ठीक है। और आपका ये जो है क्या कहते हैं, बाकी सारे जितने भी हैं वो सुई से लगाए जाते हैं। फिर भी आपका जो सुई लगाने का सिस्टम है वो काफ़ी सहूलियत वाला है। हमारे टाइम पे तो भाई साहब ऐसे खून के फवारे निकलते थे, ठीक है, और वो परमानेंट दाग हो जाता था, वो परमानेंट स्टैंप हो जाता है, ठीक है, एज इफ उस जगह बर्न्ट हो गया है आपका, ठीक है। ओके, हाउ दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इस तरह से वैक्सीन, तो वैक्सीन बेसिकली जनरेट क्या करता है, एंटीबॉडीज। व्हाट डज अ वैक्सीन जनरेट इनसाइड योर बॉडी? एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा। ये सारे जितने भी डिजीजेस हैं, एक टाइम पे अगर होते थे तो पूरा गांव का गांव गायब हो जाता था, ठीक है। कॉलेरा में लाखों लोग मारे जाते थे। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस। सो दीज आर बेसिकली डेडली एंड किलर डिजीजेस। और ये सिर्फ उस इंसान को ही नहीं मारता जिसको हुआ है, उसके आजू बाजू जो लोग हैं उनको भी इंपैक्ट करके मार देगा। तो ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं जहाँ पे पूरा गांव का गांव गायब हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजीजेस, ठीक है। सो वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ये सारे वैक्सीन आपको बचपन में लगे हुए हैं, ठीक है। इन सारे डिजीजेस को भाई साहब ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। ओके, एंड ऑल दीज आर बेसिकली किलर डिजीजेस, ठीक है। सो अगर आप देखोगे भाई साहब
कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा खांसी होती है, टीबी बेसिकली, स्मॉल पॉक्स डेडली डिजीज है, अगेन हेपेटाइटिस मतलब जब आपके नाखून और ये आंख सब येलो होने लगता है, लिवर खराब होने लगता है आपका, ठीक है, ओके। सो वैक्सीनेशन इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस, ठीक है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल्स। अगर आप देखोगे आपके पास अगर पैसा नहीं है वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट भी आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन लगाना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट यू गेट वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने अमिताभ बच्चन को सुना होगा बोलते हुए पोलियो की दवाई लगाइए, ठीक है, पोलियो की दवाई, पोलियो की 2 घूंट पोलियो का, 2 घूंट जीवन का, ऐसा आपने सुना रहेगा। तो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम है। ये पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत पोलियो एज अ डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। पोलियो के पेशेंट को आपने देखा है? नहीं देखा है? ओके। पोलियो का पेशेंट जो है वो उम्र भर के लिए हैंडीकैप हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि एक पैर या एक हाथ आपका पूरा एकदम सिर्फ हड्डियां ही रह जाती हैं, वहां पे मसल रहेगा ही नहीं, मसल का ग्रोथ ही नहीं होगा, मतलब चल नहीं पाएंगे, ठीक है। उस हाथ को या उस पैर को आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पोलियो। आजीवन आप भाई साहब यू विल बी हैंडीकैप, ठीक है, आप हैंडीकैप हो जाएंगे। सो पोलियो एक डेडली डिजीज है। डेडली डिजीज है मतलब ये इंसान को मारता नहीं है लेकिन मसल ग्रोथ को अरेस्ट कर देता है, ठीक है। मसल ग्रोथ इज अरेस्टेड। ये मसल ग्रोथ पूरा अरेस्ट हो जाता है, इसीलिए पोलियो के घूंट पिलाने चाहिए। पोलियो को पिलाने के लिए लोग आपके घर तक आते हैं। आपने देखा रहेगा वो डब्बा लेकर आते हैं, है ना, बच्चों को वो पिलाने के लिए। आपने देखा रहेगा स्टेशन पे, आपने देखा रहेगा बस स्टॉप पे, पब्लिक प्लेसेस पे वो लोग फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी जाकर बच्चों को ये पोलियो के घूंट पिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम्स, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। ये आपका एक टाइप का, किस टाइप का वैक्सीन है ये बच्चा पार्टी? ओरल वैक्सीन। जनरली आपके इंजेक्टेबल वैक्सीन होते हैं, पोलियो वैक्सीन इज एन ओरल वैक्सीन, ठीक है। ये आपका ओरल वैक्सीन है। A worldwide campaign against smallpox has finally led the eradication from most parts of the world, including India. Smallpox एक बहुत deadly disease था, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते थे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन बच्चों को दिया जाता है और फिर वो तामरुस को नहीं होता है, ठीक है। So a worldwide campaign was launched, ठीक है, against smallpox has finally led its eradication from most parts of the world, ठीक है। So these days vaccines are made on a large scale. तो vaccines को बहुत large scale में बनाया जाता है from microorganisms, ठीक है, okay, to protect humans and other animals. Animals का भी vaccination होता है भाई, वो भी living beings हैं, तो obviously हम animals को use करते हैं for milk, for meat, ठीक है, for eggs, ये सारी चीज़ों के लिए हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, फॉर लेबर एज वेल, मेहनत के कामों के लिए भी। तो एनिमल्स को भी प्रिवेंट करना ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता है, ठीक है, ओके। फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, ठीक है, फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वी विल लर्न अबाउट दिस स्टोरी टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।